Okay, so people, we will continue with the rise of nationalism in Europe. और इस rise of nationalism in Europe में we have seen the rise of nationalism in countries like France, Italy, Germany. अभी हम देखेंगे ब्रिटेन का केस, ठीक है. All these are primarily major European powers, ठीक है. So now we'll see the strange case of Britain. The strange case of Britain. Some scholars have argued that the model of nation or the nation state is Great Britain, ठीक है. Of the nation or nation state is that of Great Britain. तो आप देखो यहाँ पे क्या था. In Britain the formation of nation state was not the result. तो यहाँ पे देखो फ्रांस में या इटली में या जर्मनी में या अलग अलग पावर्स में जो नेशन स्टेट बन रहे थे, दैट वाज अ रिजल्ट ऑफ मतलब रेवोल्यूशन हुआ, बगावत हुई, लड़ाई हुआ, ठीक है, वॉर्स हुए, उसके बाद जाके स्टैब्लिश हुआ. ऐसा ग्रेट ब्रिटेन में कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है. इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट इफ अ सडन अपहीवल और रेवोल्यूशन. किसी रेवोल्यूशन के चलते ये ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है. ओके, इट वाज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस. तो धीरे धीरे बड़े मतलब सुलझे हुए ढंग से इसका स्टेट में मतलब ग्रेट ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ. देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी. कोई ब्रिटिश नेशन नहीं हुआ करता था. द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहैबिटेड द ब्रिटिश आइल्स वेर एथनिक वंस, ठीक है. तो एथनिक प्रायोरिटी, एथनिक मतलब समझते हैं एक कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले, दीज आर एथनिक ट्राइब्स, ठीक है. तो यहाँ पे क्या था भाई साहब, इंग्लिश, ठीक है. देन वी हैड वेल्श स्पीकिंग कम्युनिटी एंड देन वी हैव स्कॉटिश, ठीक है. तो इंग्लिश, वेल्स और स्कॉट, इन तीनों में ये एथनिक कम्युनिटीज थी, ठीक है. ऑब्वियसली आयरिश भी. सो दीज आर सम कम्युनिटीज विच प्रिवेल्ड. द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहैबिटेड द ब्रिटिश आइल्स वेर एथनिक वंस. तो इनकी प्राइमरी आइडेंटिटी कुछ इंग्लिश स्पीकिंग वाले थे, कुछ वेल्श कम्युनिटी थी, कुछ स्कॉटिश कम्युनिटी थी, कुछ आयरिश कम्युनिटी थी, ठीक है. सो दीज वेर ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस. तो इनके भाई साहब अलग अलग कल्चर्स हुआ करते थे, अलग अलग पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हुआ करते थे, अलग अलग रहन सहन था, ठीक है. द इंग्लिश नेशन स्टेडिली ग्रू इन वेल्थ. तो ये फटाफट भाई साहब तरक्की करने लगा, पैसा आने लगा, इंपॉर्टेंस होने लगा, पावर बढ़ने लगी. इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड्स. तो इसका भाई साहब इन्फ्लुएंस दूसरे नेशंस पे बढ़ने लगा, ठीक है. ओवर द वर्ल्ड एक पावरफुल नेशन होकर इमर्ज होने लगी, ठीक है. द इंग्लिश पार्लियामेंट वॉज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच अ नेशन स्टेट विच इंग्लैंड एज इट्स सेंटर केम टू बी फॉर्म्ड. तो भाई साहब ये इंग्लिश पार्लियामेंट से नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट जन्मा. द इंग्लिश पार्लियामेंट वॉज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच अ नेशन स्टेट, मतलब पूरा नेशन जो बनने का प्रोसेस हुआ, विथ इंग्लैंड एज इट्स सेंटर केम टू बी फॉर्म. तो यहाँ पे भाई साहब तैयार हुआ. कोई वॉरफेयर से नहीं, कोई रेबेलियन से नहीं, कोई बगावत से नहीं, ठीक है. ये एक अंडरस्टैंडिंग से इस नेशन का जन्म हुआ. which had seized power from the monarchy in 1688 at the end of a protracted conflict. तो मोनार्की से इनको पावर मिल गया 1688 में, ठीक है. और the Act of Union 1707 between England and Scotland that resulted in the formation of United Kingdom of Great Britain. तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ 1707 में, बिकॉज ऑफ विच यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन वॉज एक्चुअली फॉर्म्ड, ठीक है. ओके, इट मेंट इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड. तो इंग्लैंड ज़्यादा पावरफुल नेशन था एंड इट वॉज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड, ठीक है. ओके, द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज henceforth dominated by English members. तो जितने भी इंग्लिश मेंबर्स थे, they used to dominate the British Parliament. Are we clear? Okay, चलिए. The growth of a British identity meant that Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed. तो अभी देखो ब्रिटिश का ग्रोथ होने लगा, मतलब ब्रिटिश स्कॉटलैंड को रिप्रेस करेगा, ठीक है. तो द ग्रोथ ऑफ अ ब्रिटिश आइडेंटिटी meant that Scotland's distinctive culture एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो स्कॉटलैंड के थे वो सप्रेस होने लगे, सिस्टमैटिकली सप्रेस होने लगे, ठीक है. द कैथोलिक क्लैंस दैट इनहैबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड्स सफर्ड टेरिबल रिप्रेशन व्हेनेवर दे अटेम्प्टेड टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस. तो जब भी कैथोलिक क्लैंस हुआ करते थे,
दैट इनहैबिटेड, जो स्कॉटिश आइलैंड में थे, सफर टेरिबल रिप्रेशन व्हेनेवर दे, जब भी वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करने की चेष्टा करते थे तो दे वर सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है, दे वर टेरिबली सप्रेस्ड। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वेर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गेलिक लैंग्वेज, तो इनका लैंग्वेज जो था वो गेलिक लैंग्वेज था और इसको भाई साहब बैन कर दिया गया, ब्रिटिशर्स ने इसको बैन कर दिया, ठीक है, ओके। वियर देयर नेशनल ड्रेस, ये इनका नेशनल ड्रेस हुआ करता था स्कॉटिश, ठीक है, और इसको भी बैन कर दिया गया, ब्रिटिशर्स ने बैन कर दिया। लार्ज नंबर्स वेर फोर्सबली ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड, बहुत लोगों को अपने ही गांव खेड़े से भगा दिया गया, होमलैंड से, ठीक है। आयरलैंड सफर्ड सिमिलर फेट, इट वॉज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, तो आयरलैंड भी एक सिमिलर फेट से गुजर रहा था। देखिए क्रिश्चियनिटी में दो ग्रुप्स हैं, एक है कैथलिक और एक है प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है। कैथलिक्स लोग और प्रोटेस्टेंट लोग थोड़े से डिवाइडेड हैं, हर एक कम्युनिटी में ऐसा डिवीजन होता है, तो देयर इज अ डिवीजन, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस, बट क्रिश्चियनिटी दो सेक्टों में डिवाइडेड है, कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है। सो ये डिवीजन बहुत स्ट्रांग था, कहाँ पे, आयरलैंड में, ठीक है। दे यूज्ड टू ऑलमोस्ट बी अगेंस्ट ईच अदर, कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है, ओके। The English helped the Protestants of Ireland to establish their dominance over a largely Catholic country. अभी ब्रिटिशर्स हर जगह पे यही करते थे, हमारे यहाँ पे भी आकर उन्होंने आपसी फूट पैदा किया, वहाँ पे भी वही किया, ठीक है। आयरलैंड में जाकर उन्होंने क्या किया, बोला प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड को उन्होंने सपोर्ट किया ताकि इनका डोमिनेंस कैथोलिक कंट्री में हो जाए, ठीक है, ओके। कैथोलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वेर सप्रेस्ड, तो जितने भी कैथलिक रिवोल्ट्स हुए, ठीक है, आयरलैंड में अगेंस्ट द ब्रिटिश डोमिनेंस, दे वर ऑल सप्रेस्ड, ठीक है। आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय वॉल्फटोन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमेन इन 1798, Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom in 1801, तो एक फेल्ड रिवोल्ट था आयरिशमैन, ये सप्रेस हो गया पूरा 1798 में, और आयरलैंड को फोर्सिबली किसके अंडर में लाया गया, यूनाइटेड किंगडम के अंडर में लाया गया इन 1801, ठीक है, ओके। अ न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फॉर्ज्ड थ्रू द प्रोपोगेशन ऑफ अ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर, ठीक है, तो एक न्यू ब्रिटिश नेशन का उद्भव हुआ, और ये कैसे हुआ भाई साहब, प्रोपोगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर, ठीक है, एक ब्रिटिश, और पूरा इंग्लिश कल्चर स्कॉटलैंड और आयरलैंड में फैल गया, ठीक है, ओके। द सिंबल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन वेयर द ब्रिटिश फ्लैग विच इज द यूनियन जैक, ठीक है, द नेशनल एंथम गॉड सेव आर नोबल किंग, ये उनका नेशनल एंथम है, ठीक है। द इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्वियसली, ठीक है, and was actively promoted, and the older nations survived only as subordinate partners in this union. Older nations कौन कौन से थे आपके, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, तो ये भाई साहब एक बस पार्ट थे इनके, इनकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं थी, ब्रिटिशर्स ने इस कदर उसको डोमिनेट कर दिया, ठीक है, ओके। विजुअलाइजिंग द नेशन, ठीक है। While it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, how does one go about giving a face to a nation? तो जैसे अगर आप देखोगे एक नेशन को हम फेस कैसे दें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे नोट्स में गांधी जी प्रिंटेड है, ठीक है, इसका मतलब हम गांधी जी को प्रपोज नहीं कर रहे हैं, हम एक पूरे नेशन को गांधीवाद से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज ईजी एनफ टू रिप्रेजेंट अ रूलर थ्रू अ पोर्ट्रेट, एक रूलर को हम पोर्ट्रेट से उसके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन एक नेशन को हम कैसे एक स्टैचू से प्रोपोगेट करें, ठीक है। तो आर्टिस्ट इन द 18th and 19th centuries फाउंड अ वे आउट बाय पर्सोनिफाइंग अ नेशन, कैसे नेशन को पर्सोनिफाई करें, ठीक है। इन अदर वर्ड्स दे पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स, ठीक है। द फीमेल फॉर्म दैट वाज चोजन to personify the nation did not stand for any particular woman in real life, rather it sought to give the abstract idea of the nation a concrete form. तो नेशन के आइडिया को एक कॉन्क्रीट फॉर्म दिया गया बाय अ फीमेल फिगर दैट वाज चोजन टू रिप्रेजेंट अ नेशन, ठीक है। दैट इज द फीमेल फिगर बिकेम एन एलिगोरी ऑफ द नेशन। एलिगोरी क्या होता है भाई साहब, एक रिप्रेजेंटेटिव सिंबल, ठीक है, बिकेम द रिप्रेजेंटेटिव सिंबल ऑफ द नेशन। You will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice, republic, ठीक है। These ideas were represented through specific objects or symbols.
तो इन आइडियाज़ को फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स मिला, ठीक है। ओके, एज यू वुड रिमेंबर द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी आर द रेड कैप और द ब्रोकन चेन, ठीक है। रेड कैप, ठीक है, और द ब्रोकन चेन मतलब चेन जिस बंदिश से हम बंधे हुए हैं वो टूट चुका है अभी, ठीक है। सो दिस आर while justice is generally a blindfolded woman carrying a pair of weighing scales, मतलब जो जज होगा वो देखेगा ही नहीं, वो सिर्फ सुनेगा और जजमेंट करेगा। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर आप देखोगे तो पार्शियल हो सकते हो, बिना देखे आपको सुनकर और पूरे वे करना पड़ेगा, ठीक है, आर्ग्यूमेंट को वे करके फिर जस्टिस देना पड़ेगा। दैट इज हाउ जस्टिस शुड बी, ठीक है, weighing scales. Similar female allegories were invented by artists in the 19th century to represent the nation. जिन फीमेल फिगर्स को एलिगोरी के बतौर आज आप देख रहे हो, कुछ ऐसे ही फीमेल एलिगोरीज वेर देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम विच हेल्प्ड इन द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, नेशन स्टेट के फॉर्मेशन में, ठीक है। इन फ्रांस शी वॉज क्रिश्चियन मेरियन, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम which underline the idea of a people's nation. तो एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, कोई एक्चुअल लेडी नहीं थी ये, ठीक है। इन फ्रांस शी वॉज क्रिश्चियन मैरियन, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ अ पीपल्स नेशन, ठीक है। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वेर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक, द रेड कलर, द रेड कैप, द ट्राई कलर एंड द कॉकेट। तो ये सारे जितने भी आप सिचुएशन देख रहे हैं ये सारे लिबर्टी को प्रोपोगेट कर रहे हैं, ठीक है। मैरियन को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। स्टैच्यू ऑफ मैरियन वेर इरेक्टेड इन द पब्लिक स्क्वायर्स टू रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशन सिंबल ऑफ यूनिटी एंड टू परसुएट देम टू आइडेंटिफाई विद इट, ठीक है। तो ऐसे स्टैच्यू सेटअप किए गए ताकि लोग इसको देखकर प्रभावित हो और नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस से एक दूसरे के साथ जुड़े, ठीक है। सो दैट वाज व्हाट वाज डन। Marian images were marked on coins and stamps, ठीक है। ये Marian, she is not a lady in fact, ठीक है। Germania became the allegory of the German nation, तो she was Germania, ठीक है, and she became the allegory, एक representation. In visual representations, Germania wears a crown of leaves as the German oak stands for heroism. तो ये आपका basically leaves है and this stands for heroism in Germany, ठीक है। नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म, अभी देखो नेशनलिज्म क्या है, अपने देश के लिए भक्ति, ठीक है, जिसके चलते देश जुड़ने लगा और देश बनने लगे। लेकिन साथ ही साथ एक बहुत बड़ा डेंजर पनपने लगा जिसको हम बोलते हैं इंपेरियलिज्म। अभी उस टाइम पे कुछ पावरफुल नेशंस थे और कुछ वीक नेशंस थे, तो पावरफुल नेशंस जो है तो अपना कब्जा वीक नेशंस पे करने लगे। दैट इज कॉल्ड इंपेरियलिज्म। जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे हुकूमत जमाई, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इंपेरियलिज्म, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे या वीकर नेशंस पे जो हक जमाना था ज़बरदस्ती का, उसको हम बोलते हैं इंपेरियलिज्म, ठीक है। और ये दौर बहुत देर तक चलता रहा, 1945 तक, ठीक है। बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiments of the first half of the century. तो नेशंस तो बिल्ड होने लगे, लेकिन नेशंस जिस कॉन्सेप्ट पे बिल्ड हुए थे, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी फॉर ऑल, ये धीरे धीरे खत्म होने लगा। अभी नेशंस क्या देखने लगे कि भाई साहब बहुत सारे और भी नेशंस हैं जो डेवलप नहीं हुए हैं लेकिन जिनके पास रॉ मटेरियल्स भरमार हैं। तो अगर हम पावरफुल नेशन हैं तो इन पे अटैक करके अगर हम इनका कब्जा कर लेते हैं तो ये रॉ मटेरियल्स हम खुद प्रोडक्ट्स बनाएंगे और फिर मालामाल हो जाएंगे, ठीक है। सो लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century में ये पनपने लगा, बिकेम अ नैरो क्रीड विथ लिमिटेड एंड्स। ग्रीड बढ़ने लगा भाई साहब, ठीक है। ये जो नेशंस बने थे अभी इनका ग्रीड बढ़ने लगा, ठीक है। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड nationalistic groups became increasingly intolerant of each other and ever ready to go for a war. तो जितने भी नेशंस बने थे ये सब एक दूसरे के लिए इनटॉलरेंट थे। आज आपको यूरोप दिख रहा है, कितने सारे कंट्रीज हैं, सब इक्वल तालमेल से बैठे हुए हैं, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। फिर मारामारी चालू हो गया इनमें, ठीक है, वॉर्स चालू हो गए, इनटॉलरेंट ऑफ ईच अदर। The major European powers in turn manipulated the nationalist aspirations of the subject peoples in Europe to further their own imperialistic aims. तो ये क्या करने लगे, मैनिपुलेट करने लगे नेशनलिस्टिक एस्पिरेशंस ऑफ द सब्जेक्ट पीपल। जो गरीब नेशंस थे या जो उतने डेवलप नेशंस नहीं थे उनको मैनिपुलेट करने लगे। द मोस्ट सीरियस सोर्स
of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called Balkans. ये एक बहुत ही फाइटिंग वाला एरिया था, हमेशा यहाँ पे लड़ाइयाँ होती रहती थी, हमेशा। ये बाल्कन एरिया में जितने भी कंट्रीज थे दे वर ऑलवेज फाइटिंग विथ ईच अदर, ठीक है। द बाल्कन्स वॉज अ रीजन ऑफ जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन। तो काफ़ी सारे जोग्राफिकल वेरिएशन थे, पहाड़ थे, खाई थी, समुंदर था, लेक्स थे, रिवर्स थे, एंड एथनिक वेरिएशन मतलब काफ़ी सारी अलग अलग कम्युनिटीज़ यहाँ पे रहती थी, कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेग्रो, हुज इनहैबिटेंट्स वर ब्रॉडली नोन एज द स्लैब्स। ये कंट्रीज के नाम आपको याद रखने हैं, एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली द कंट्रीज विच फॉर्म्ड द बाल्कन रीजन। दिस इज द कंट्री विच इज फॉर्मिंग द बाल्कन रीजन, ठीक है, ओके। सो अ लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन्स वॉज अंडर द ऑटोमन एम्पायर। तो अगर आप देखोगे बॉस्निया, सर्बिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ग्रीस, ये सब जो थे ऑटोमन एम्पायर के अंडर में थे, ठीक है, दे वर अंडर द ऑटोमन एम्पायर। द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म in the Balkans together with the disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive। तो अभी भाई साहब रोमांटिक नेशनलिज्म तो फैल रहा था पूरे यूरोपियन कंट्री कॉन्टिनेंट में, टुगेदर विद डिसइंटीग्रेशन, और ऑटोमन एम्पायर जो है तो टूट रहा था, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर अभी डिसइंटीग्रेट हो रहा था, तो ये रीजन काफ़ी एक्सप्लोसिव हो गया। अभी लोगों में मारामारी चालू हो गई, कंट्रीज़ में मारामारी चालू हो गई, इट बिकेम वेरी एक्सप्लोसिव। Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms, but with very little success। तो इन्होंने भाई साहब सॉर्ट किया था मॉडर्नाइजेशन से, बट इनको सक्सेस ज़्यादा मिला नहीं, they were not able to। One by one, its European subject nationalities broke away from its control and declared independence। धीरे धीरे ऑटोमन एम्पायर से सारे जो भी थे कॉन्ट्रीब्यूटर्स, दे ऑल स्टार्टेड बेसिकली डिसइंटीग्रेटिंग, ठीक है, धीरे धीरे भाई साहब टूटने लगे। द बाल्कन पीपल्स बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स और नेशनैलिटी एंड यूज्ड हिस्ट्री टू प्रूव दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट बट बीन सब्जेक्टेड बाय फॉरेन पावर्स। तो अभी बाल्कन के एरिया के जो लोग थे वो बोलने लगे कि भाई साहब हम भी एक टाइम पे फ्री ही थे और हमारा काफ़ी सारा डेवलपमेंट हुआ था, लेकिन यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर का भाई साहब रूल था, इसीलिए हम अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहे थे। तो अभी ये जुट गए एक दूसरे से लड़ के हक छीनने के लिए। द रेबेलियस नेशनलिटीज इन बाल्कन्स थॉट ऑफ देयर स्ट्रगल्स एज अटेम्प्ट्स टू विन बैक देयर लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस। तो ये बहुत दिनों से जो इंडिपेंडेंस इनका लूज हुआ है, दे स्टार्टेड टू रीगेन इट बैक, ठीक है, बाल्कन्स, ठीक है, ओके। बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। बहुत ज़्यादा वॉर्स होने लगे इस पूरे एरिया में और बहुत दिनों तक चला ये। The Balkan states were fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory at the expense of the other। सब लोग भाई साहब कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी एक्वायर करें, कैसे एक दूसरे को डिफीट करें, इसी चक्कर में थे, ठीक है। Everybody was trying to ruin the other। Matters were further complicated because the Balkans also became the scene of big power rivalry। तो पावर राइवलरी अभी क्या हुआ, अभी आपस में तो लड़ ही रहे थे, दूसरे कंट्रीज़ में भी इस लड़ाई का इंटरेस्ट जागने लगा। दूसरे कंट्रीज़ अभी ये देख रहे हैं ABCDEFGH है, ए और बी शायद हमको सपोर्ट कर दे, चलो इसको भी डिफीट कर देते हैं। तो अभी दूसरे कंट्रीज़ भी इस लड़ाई में इंटरेस्ट लेने लगे। बाल्कन्स में जो कंट्रीज़ थे वो तो आपस में लड़ ही रहे थे, लेकिन दूसरे कंट्रीज़ भी अभी इस लड़ाई में इंटरेस्ट लेने लगे, क्योंकि बाल्कन का जो रीजन है वो बहुत एक्सप्लोसिव रीजन, वो मतलब वहाँ से काफ़ी सारा ट्रेड हो सकता है, बिजनेस हो सकता है। Each power, Russia, Germany, England, Austro-Hungary, was keen on countering the hold of other powers over the Balkans and extending its own control over the area। सबको ये एरिया चाहिए था, जो भी मेजर पावर्स थे उस टाइम पे, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ठीक है, everyone was trying to basically gain control of the Balkan region because the Balkan region was a very प्रोस्पेक्टिव रीजन इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, वहाँ से अगर शिप्स जाएंगी आराम से जा सकती हैं, काफ़ी सारा ट्रेड वगैरह हो सकता है, ठीक है। दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। पहला जो वॉर हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दैट वाज इमर्जिंग फ्रॉम द बाल्कन्स। सारे जो नेशंस थे दे वेर इन कॉम्पिटिशन टू गेन कंट्रोल ओवर द एंटायर बाल्कन रीजन, ठीक है।
नेशनलिज्म अलाइंड विथ कंट्रीज लेड यूरोप टू डिजास्टर। तो नेशनलिज्म जो भाई साहब आपके लिए एक बून था टू फॉर्म नेशन स्टेट्स एट अ लेटर पीरियड ऑफ द 19th century, दिस बिकेम द मेजर कॉज ऑफ डिजास्टर। इसी नेशनलिज्म के चलते क्या हुआ, लोग एक दूसरे के साथ लड़ने लगे, कंट्रीज एक दूसरे के साथ लड़ने लगी। तो जो निर्माण का रीजन था वही डिस्ट्रक्शन का रीजन बन गया, ठीक है। जिससे निर्माण हुआ उसी से सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी हुआ। नेशनलिज्म अलाइंड विथ कंट्रीज लेड यूरोप टू डिजास्टर। द सेम कॉज विच वॉज एक्चुअली द रीजन टू फॉर्म नेशन स्टेट्स और कंट्रीज became the same reason for disaster, ठीक है। Okay, many countries in the world which had been colonized by the European powers began to impose imperial domination, ठीक है। अभी देखो जैसे ब्रिटिश, फ्रेंच, पोर्तुगीज ये सब भारत आए थे, ठीक है, तो गेन इंपीरियल पावर। तो लाइकवाइज दे वेंट टू अदर कंट्रीज एज वेल, लेकिन इस इंपेरियलिज्म को दूसरे कंट्रीज अपोज करने लगे। जर्मनी इसको अपोज करने लगी, क्यों भाई साहब तुम छोटे छोटे कंट्रीज पे अटैक करके उनको रूल कर रहे हो, ठीक है। मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन पावर्स बिगैन, जैसे इंडिया भी इंपीरियल डोमिनेशन को अपोज कर रहा था क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश रूल था। इसी तरह से बहुत सारे कंट्रीज में ब्रिटिश या फ्रेंच या पोर्तुगल पावर्स पहुंच चुकी थी, बिकॉज दीज वेर मेजर नेशंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो देयर वेर अ constant struggle to oppose the imperial domination. Anti-imperial movements developed and these developed in all colonies. जहाँ पे भी ब्रिटिशर्स ने अपने कॉलोनीज बनाए थे, जिन जिन कंट्रीज पे उन कंट्रीज पे भाई साहब अपोजिशन होने लगा, फ्रीडम स्ट्रगल होने लगा, ठीक है। सो देयर वाज टर्बुलेंस। यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वेयर नोवेयर रेप्लिकेटेड। अभी कहीं भाई साहब नेशनलिज्म दिखना ही नहीं, ठीक है। फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप देयर ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म। हर एक को अपनी तरीके की देशभक्ति चाहिए। कोई देशभक्ति मतलब ऐसा बोल रहा है कि एक्सपैंड करो नेशन को, कोई देशभक्ति में बोल रहा है दूसरे देश से रॉ मटेरियल्स लाओ, कोई देशभक्ति में बोल रहा है भाई साहब दूसरे देश से स्लेव्स लाओ, ठीक है, कोई देशभक्ति में बोल रहा है दूसरे देश पे कब्जा कर लो। तो नेशनलिज्म जिस थॉट प्रोसेस से डेवलप हुआ था उसी थॉट प्रोसेस से नहीं चल रहा था। अभी मोर एंड मोर ग्रीड वॉज डेवलपिंग, ठीक है, greed was taking place of nationalism, but the idea that societies should be organized into nation states came to be accepted as natural and universal. लेकिन सबको ये समझ में आ गया था कि पूरी सोसाइटी जो है तो नेशंस में फॉर्म होनी चाहिए, तभी जाकर हम पावरफुल हो पाएंगे, दुनिया का मुकाबला कर पाएंगे, ठीक है। तो दैट वाज देयर। जस्ट वन मोमेंट।